बचपन से हम सब ने एक शब्द बार बार सुना है, पैसा। कोई कहता है पैसा सब कुछ नहीं होता, तो कोई मानता है कि दुनिया में जो भी बदलता है वो पैसे की ताकत से ही बदलता है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से सोचा है कि पैसा असल में होता क्या है? सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या फिर एक नंबर जो हमारे बैंक अकाउंट में लिखा होता है? नहीं, पैसा उससे कहीं ज्यादा है। ये एक सोच है, एक सिस्टम है, एक भरोसा है जो पूरी दुनिया को चलाता है। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो पैसे के पीछे छुपे सिस्टम को समझाती है। इसका नाम है द बुक ऑफ मनी। इसके लेखक हैं डैन स्मिथ और डैनियल कॉनेगन। और इस किताब को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक रहस्यों की परतें खोल रहे हों। हम सब अपने अपने तरीके से पैसा कमाते हैं, बचाते हैं, खर्च करते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि यह सारा सिस्टम कैसे काम करता है? स्टॉक मार्केट कैसे चलता है? बैंक्स आखिर पैसे से कमाई कैसे करते हैं? गवर्नमेंट कैसे करेंसी प्रिंट करती है? और क्यों एक देश की करेंसी दूसरे देश के मुकाबले ज्यादा मजबूत या कमजोर होती है? क्यों कभी रिसेशन आता है और लोग अपनी नौकरियां खो देते हैं? क्या ये सब सिर्फ बड़ी कंपनियों और बड़े लोगों की बातें हैं? नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जो रोज अपनी मेहनत से कमाता है और बेहतर जिंदगी का सपना देखता है। इस किताब की खूबसूरती यह है कि यह आपको जटिल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान भाषा में समझाती है। जैसे कोई दोस्त बैठकर आपको चाय की चुस्कियों में बता रहा हो कि भाई, दुनिया ऐसे चलती है। इसमें सिर्फ नंबर्स नहीं है, इसमें वो साइकोलॉजी भी है जो पैसे से जुड़ी होती है। हमारा डर, हमारा लालच, हमारी उम्मीदें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पैसा कैसे बना, कैसे बार्टरिंग सिस्टम से लेकर डिजिटल करेंसी तक का सफर तय हुआ। हम जानेंगे कि IMF, वर्ल्ड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे हमारी जिंदगी पर असर डालते हैं। और हां, हम ये भी समझेंगे कि एक आम इंसान यानी आप और मैं इस पूरे सिस्टम को समझकर अपनी फाइनेंशियल लाइफ कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, बल्कि आपको एम्पावर करना है, ताकि अगली बार जब आप किसी फाइनेंशियल न्यूज को सुने, किसी इकोनॉमिक क्राइसिस की बात हो या शेयर बाजार में उतार चढ़ाव दिखे, तो आप कंफ्यूज ना हो बल्कि कॉन्फिडेंट हो। इत्तेबाद है, हम चाहते हैं कि जब आप ये वीडियो देखें तो सिर्फ एक कहानी ना सुने बल्कि एक नई सोच लेकर जाएं। शायद आज के बाद आप अपने पैसों को सिर्फ खर्चने की चीज नहीं बल्कि समझने की चीज माने, क्योंकि जिस दिन आप पैसे के पीछे की साइकोलॉजी, उसकी साइंस और उसका ग्लोबल गेम समझ गए, उस दिन आप सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागेंगे बल्कि पैसा आपके पीछे चलेगा। तो चलिए इस इंटेलेक्चुअल जर्नी की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, पैसे की उत्पत्ति और विकास। एक समय की बात है जब इंसानों के पास पैसे जैसा कोई भी माध्यम नहीं था। लोग अपने जरूरत की चीजें आपस में बदले में लिया करते थे। अगर किसी के पास अनाज है और किसी के पास कपड़े, तो वे दोनों आपस में सामान का लेन देन कर लेते थे। यह व्यवस्था बार्टर सिस्टम कहलाती थी। सुनने में सीधी और सच्ची लगती है, लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी के पास वो चीज ही ना हो जो सामने वाला चाहता है, तो फिर लेन देन कैसे हो? यही मुश्किलें धीरे धीरे एक सवाल में बदल गईं। क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता जो सबके बीच एक भरोसेमंद माध्यम बन जाए? यहीं से शुरुआत हुई पैसे की कहानी। सबसे पहले लोग धातुओं को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करने लगे। सोने और चांदी के सिक्के बने जिनमें राजा की मुहर होती थी। यह सिर्फ एक सिक्का नहीं होता था, बल्कि उस सिक्के पर छपा चेहरा एक भरोसा बन गया था कि इसका मूल्य तय है और हर कोई इसे स्वीकार करेगा। समय बदला, इंसान की जरूरतें बढ़ीं और व्यापार भी सीमाओं से निकलकर देशों के बीच होने लगा। सिक्कों की जगह कागजी नोट्स ने ले ली। अब सोचिए, एक कागज का टुकड़ा जिसमें न तो कोई धातु है न ही कोई असली वस्तु, वो कैसे इतना कीमती हो गया? सिर्फ इसलिए कि लोग उस पर भरोसा करने लगे। सरकारों ने वादा किया कि इस नोट के बदले उतनी ही वैल्यू की वस्तु दी जाएगी और पूरा सिस्टम उस भरोसे पर टिका रहा। फिर एक और क्रांति आई जब पैसे का रूप पूरी तरह डिजिटल हो गया। अब ना तो जेब में सिक्के थे न नोट, बस एक स्क्रीन पर नंबर थे। लेकिन वो नंबर ही अब हमारी ताकत बन गए। डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग और अब डिजिटल वॉलेट्स। हम पैसे को छूते नहीं, सिर्फ महसूस करते हैं। अब एक दिलचस्प बात सोचिए, क्या आपने कभी देखा है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे पैसे की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि उसे सिर्फ जरूरत होती है।
भूख लगे तो खाना, थक जाए तो सोना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, पैसे का वैल्यू उसकी जिंदगी की परिभाषा बनने लगता है। क्यों? क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है कि पैसा सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और पहचान है। कितनी अजीब बात है ना? एक समय था जब लोग खाने के बदले कपड़े देते थे, और आज का दौर है जब लोग जिंदगी के सबसे हसीन पल सिर्फ पैसे के लिए बेच देते हैं। टाइम, हेल्थ, पीस और कभी कभी रिश्ते भी। लेकिन अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो एक चीज साफ नजर आती है। पैसे का रूप भले ही बदला हो, लेकिन उसकी ताकत और असर लगातार बढ़ता चला गया। उसने सिर्फ बाजार नहीं, हमारे सपनों, हमारी जरूरतों और हमारे फैसलों तक को प्रभावित करना शुरू कर दिया। आज अगर कोई इंसान सुबह जल्दी उठता है, ट्रैफिक में फंसकर ऑफिस जाता है, देर रात तक काम करता है, तो वो सब कुछ एक इनविजिबल ताकत के लिए कर रहा है, मनी। पर क्या हमने कभी उस इनविजिबल ताकत को ठीक से समझने की कोशिश की है? कैसे बना, क्यों बना और कैसे चलता है? इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां इंसान ने सबसे पहले यह सोचा था कि मुझे कोई ऐसा जरिया चाहिए जिससे मैं अपनी मेहनत का मोल तय कर सकूं। और यही सोच धीरे धीरे बदलती गई, इवॉल्व होती गई, और एक दिन एक ऐसी चीज बन गई जो पूरी दुनिया की नब्ज बन गई। पैसा आज सिर्फ वस्तु नहीं, एक फिलॉसफी बन चुका है। ये एक लैंग्वेज है जिसे हर देश, हर धर्म, हर इंसान समझता है, चाहे उसकी भाषा, रंग या पहचान कुछ भी क्यों ना हो। और शायद यही वजह है कि इसकी कहानी जानना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए सांस लेना। तो अगली बार जब आप किसी नोट को देखें तो सिर्फ उस पर छपे नंबरों को मत देखिए। सोचिए उस इतिहास के बारे में, उस विश्वास के बारे में और उस अद्भुत यात्रा के बारे में जिसने इंसान को गुफा से निकालकर स्काई स्क्रेपर्स तक पहुंचाया, सिर्फ एक चीज के दम पर, मनी। चैप्टर 2, बैंकिंग सिस्टम का निर्माण। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां न कोई एटीएम है, न गूगल पे, न ही मोबाइल बैंकिंग। अपने पैसे को बचाने के लिए कोई लॉकर नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं, बस एक मिट्टी का घड़ा है जो जमीन में गाड़ दिया गया है। दिन भर मेहनत करके कमाया गया पैसा उसी में रखा जाता है, और हर रात ये डर सताता है कि कहीं कोई चुरा कर न ले जाए। डर, असुरक्षा और अनसर्टेनिटी के इस दौर से निकलकर इंसान ने जब बैंक जैसी संस्था बनाई, तब ये सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं थी, ये भरोसे की एक नींव थी। बैंकिंग की शुरुआत का इतिहास सिर्फ एक फाइनेंशियल एवोल्यूशन नहीं, बल्कि इंसानी जरूरत और समझदारी की सबसे बड़ी मिसाल है। पुरानी सभ्यताओं में लोग अपने सोने चांदी के सिक्के मंदिरों या धर्म स्थलों में जमा करवाते थे, क्योंकि वहीं उन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा महसूस होती थी। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, लोगों की जमा पूंजी भी बढ़ी और साथ में बढ़ी जिम्मेदारी, और यहीं से जन्म हुआ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का। शुरुआती दौर में बैंकर कोई बड़ी संस्थाएं नहीं थीं, बल्कि सुनार, गोल्डस्मिथ्स थे। उनके पास पहले से सुरक्षित लॉकर्स होते थे और लोग उन्हें अपना पैसा रखने के लिए देने लगे। सुनार एक रसीद देते थे, जिसे आज की भाषा में हम प्रॉमिसरी नोट या करेंसी कह सकते हैं। धीरे धीरे लोगों ने इन रसीदों को ही लेन देन में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और यहीं से पेपर मनी की शुरुआत हुई। सोचिए कैसे एक सिंपल आइडिया, सुरक्षा की भावना ने पूरी मॉनेटरी सिस्टम को जन्म दे दिया। बैंक एक ऐसी जगह बन गई जहां लोग सिर्फ पैसा नहीं रखते, बल्कि अपने फ्यूचर के सपने भी जमा करते हैं। एक किसान जब अपनी फसल बोने से पहले बीज खरीदने के लिए लोन लेता है, या एक मां जब अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए एफडी करवाती है, वो सिर्फ ट्रांजैक्शंस नहीं होते, वो एक बेहतर कल की उम्मीदें होती हैं। बैंकिंग सिस्टम की सबसे गहरी शक्ति है ट्रस्ट। जब आप बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, तो आप एक इनविजिबल एग्रीमेंट करते हैं कि यह संस्था आपके पैसे को संभालेगी, बढ़ाएगी और जब भी जरूरत हो वापस देगी। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि बैंक सिर्फ आपके पैसे को जमा करके नहीं रखती, बल्कि उसी पैसे को आगे दूसरों को उधार देकर, इंटरेस्ट कमाकर एक पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने का काम करती है। लोन्स, सेविंग्स, इंटरेस्ट रेट्स, क्रेडिट कार्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब बैंकिंग के ऐसे टूल्स हैं जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। और सबसे खास बात यह है कि बैंक का अस्तित्व केवल अमीरों के लिए नहीं है, बल्कि वो एक मजदूर, एक महिला, एक स्टूडेंट, एक स्टार्टअप फाउंडर, हर किसी की जरूरत बन चुका है। दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक संकट जैसे 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश ने जब अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी थी, तो सभी की निगाहें बैंकों पर थीं,
क्योंकि बैंक सिर्फ पैसे का घर नहीं बल्कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड है। अगर बैंक डगमगाते हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है, और जब बैंक मजबूत होते हैं तो राष्ट्र की तरक्की की रफ्तार तेज होती है। सोचिए, एक छोटे से गांव में एक महिला अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करती है और कुछ सालों में एक छोटा बिजनेस शुरू करती है। उसका सफर वहीं से शुरू होता है जहां वो बैंक की लाइन में खड़ी थी, बस एक खाते की उम्मीद में। बैंकिंग सिस्टम ने न जाने कितने ऐसे सपनों को हकीकत में बदला है जो कभी बस मन में थे। आज जब हम मोबाइल से पैसे ट्रांसफर करते हैं या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि इस सुविधा के पीछे एक लंबा, संघर्षपूर्ण और विजन से भरा सफर छुपा है, जो हमें एंशिएंट गोल्डस्मिथ से लेकर मॉडर्न डिजिटल बैंकिंग तक लेकर आया है। बैंकिंग का यह सफर सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, यह इंसानी एवोल्यूशन का एक जीता जागता प्रमाण है। यह बताता है कि जब इंसान को जरूरत होती है तो वो सिस्टम बनाता है, और जब उसे भरोसा चाहिए होता है तो वो बैंक बनाता है। आइए ऐसे ही कहानियों और जानकारियों के साथ हम पैसे के पीछे छुपी दुनिया को और भी गहराई से समझें, क्योंकि नॉलेज सिर्फ पावर नहीं है, नॉलेज इज फ्रीडम, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर मनी। चैप्टर 3, स्टॉक मार्केट्स और शेयर्स की दुनिया। किसी भी आम इंसान के लिए शेयर मार्केट एक रहस्यमयी दुनिया की तरह होती है। बड़ी बड़ी इमारतों में लगे LED बोर्ड्स जिन पर हर पल बदलते हुए आंकड़े दिखाई देते हैं, न्यूज चैनलों पर हलचल मचाते स्टॉक्स, और उन लोगों की कहानियां जो एक रात में करोड़पति बन गए या सब कुछ खो बैठे। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो डर और लालच दोनों से भरा होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये शेयर मार्केट असल में होता क्या है, और ये हमारे जीवन से इतना जुड़ा हुआ क्यों है? स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां सपने बिकते हैं और बनते भी हैं, जहां किसी स्टार्टअप की उम्मीद, किसी कंपनी का विजन और लाखों इन्वेस्टर्स की मेहनत की कमाई एक इनविजिबल थ्रेड से जुड़ी होती है। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स बेचने का फैसला करती है तो वो अपने दरवाजे आम जनता के लिए खोल देती है। ये शेयर्स एक ओनरशिप का हिस्सा होते हैं, यानी अगर आपने किसी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा भी खरीदा तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। लेकिन ओनरशिप का ये खेल सिर्फ कागजी नहीं होता, इसमें जुड़ी होती हैं भावनाएं, जोखिम और बहुत सारी साइकोलॉजी। कई लोग शेयर मार्केट को एक जुए की तरह देखते हैं, पर सच्चाई यह है कि यह बाजार जुए से कहीं ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रैटेजिक और सिस्टमैटिक होता है। यहां हर उतार चढ़ाव के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। कभी कंपनी का परफॉर्मेंस, कभी ग्लोबल पॉलिटिक्स, कभी इन्वेस्टर की साइकोलॉजी। जब किसी कंपनी का फ्यूचर ब्राइट दिखता है, लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन जैसे ही कोई डर आता है, चाहे वो रिसेशन का हो या कोई स्कैंडल, शेयर्स गिरने लगते हैं। एक बार एक छोटे शहर का लड़का था, नाम था राहुल। कॉलेज से निकलते ही उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई और हर महीने की सैलरी का थोड़ा हिस्सा वो म्यूचुअल फंड्स और कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट करने लगा। उसे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो सीखना चाहता था। धीरे धीरे उसने समझना शुरू किया कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस वक्त खरीदना है और कब बेचना है। कुछ सालों में न सिर्फ उसका पोर्टफोलियो बढ़ा बल्कि उसका कॉन्फिडेंस भी। और फिर एक दिन उसने महसूस किया कि वो अब सिर्फ नौकरी नहीं कर रहा बल्कि अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहा है, एक ऐसे गोल की ओर जिसे शायद स्कूल या कॉलेज में कोई नहीं सिखाता। शेयर मार्केट हमें यह सिखाता है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी से भी कमाया जा सकता है। यहां पेशेंस की बहुत कीमत है। जितना इंपॉर्टेंट है किसी शेयर को खरीदना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसे सही समय पर होल्ड करना या बेचना। और सबसे खास बात यह कि शेयर मार्केट आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी को चुनौती देता है और आपको डिसिप्लिन्ड बनाता है। इसे समझने के लिए हमें सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स या कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं होती, बल्कि क्यूरियोसिटी, करेज और कमिटमेंट की जरूरत होती है। शेयर मार्केट एक मिरर की तरह है, वो आपको आपकी फाइनेंशियल सोच दिखाता है। अगर आप लालच से भर गए तो वही नुकसान देगा, अगर आप डर गए तो वही पीछे कर देगा। लेकिन अगर आप काम रहे, सीखा और सही फैसले लिए तो यही बाजार आपको आगे ले जा सकता है। आज जब दुनिया डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है तो निवेश करना पहले से कहीं आसान हो गया है। एक मोबाइल ऐप से आप ग्लोबल मार्केट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन नॉलेज की कमी आज भी सबसे बड़ी रुकावट है। और यही नॉलेज ये किताब देती है, आसान भाषा में, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप भी समझ सकें कि शेयर सिर्फ पैसे का खेल नहीं बल्कि स्मार्ट डिसीजन मेकिंग और लॉन्ग टर्म विजन का नाम है। तो अगली बार जब कोई बोले कि शेयर मार्केट रिस्की है तो मुस्कुराइए,
क्योंकि रिस्क वहीं होता है जहां नॉलेज की कमी होती है। और आप अब उस जर्नी पर हैं जहां हर जानकारी आपको एक बेटर इन्वेस्टर और एक बेहतर थिंकर बनाएगी। चैप्टर 4, वर्ल्ड इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड। कभी आपने सोचा है कि जब आप अपने शहर की किसी दुकान से एक मोबाइल खरीदते हैं तो वो मोबाइल अक्सर चीन, अमेरिका या कोरिया से आया होता है? या जब आप अपने बच्चों के लिए चॉकलेट लाते हैं तो उसके कच्चे माल की कहानी अफ्रीका के किसी कोने से शुरू होती है? हम जब सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, कपड़े पहनते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो हमारी जिंदगी में हर चीज में कहीं ना कहीं कोई विदेशी जुड़ाव होता है। ये जुड़ाव सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये है ग्लोबल ट्रेड का असर। दुनिया एक विशाल मंडी बन चुकी है। देश अब सिर्फ अपने लिए उत्पादन नहीं करते बल्कि एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे हम इंसान अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, वैसे ही देश भी एक आर्थिक रिश्ते में बंध चुके हैं। कोई देश टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है तो कोई एग्रीकल्चर, कोई ऑयल बेचता है तो कोई टूरिज्म से कमाता है। इसी जटिल और सुंदर व्यवस्था को कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी कोई सूखा हुआ किताबों वाला शब्द नहीं है। ये एक जिंदा धड़कता हुआ सिस्टम है जो हर पल बदल रहा है, बढ़ रहा है, टूट रहा है और फिर से जुड़ रहा है। जब जापान में सुनामी आती है तो उसका असर अमेरिका के शेयर बाजारों पर दिखता है। जब एक देश पर सैंक्शंस लगते हैं तो बाकी देशों की इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। और जब किसी बड़े देश की करेंसी गिरती है तो पूरी दुनिया की सांसें थम जाती हैं। ग्लोबल ट्रेड के पीछे का फिलॉसफी बेहद दिलचस्प है। ये भरोसे पर टिका हुआ है। एक देश दूसरे देश से वादा करता है कि मैं तुम्हारा माल खरीदूंगा, बदले में तुम मेरा। लेकिन यह लेन देन सिर्फ माल का नहीं होता, यह ज्ञान, तकनीक, संसाधन और संबंधों का लेन देन भी होता है। और यही इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक यात्रा बनाता है। इस यात्रा में हर देश की एक भूमिका है। कोई निर्माता है, कोई उपभोक्ता, कोई मिडलमैन है, कोई इन्वेस्टर। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। एक आईफोन जिसे आप अपने हाथ में पकड़ते हैं, वो सिर्फ एप्पल का प्रोडक्ट नहीं है। उसका डिजाइन अमेरिका में होता है, उसके पार्ट्स जापान, कोरिया और जर्मनी से आते हैं, उसकी असेंबली चीन में होती है और फिर वो आपके शहर में बिकता है। तो एक आईफोन एक सिंबल है ग्लोबल ट्रेड का, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड का। लेकिन ये ग्लोबल इकोनॉमी सिर्फ अवसर नहीं लाती, चुनौतियां भी साथ लाती है। जब एक बड़ी इकोनॉमी लड़खड़ाती है, जैसे 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उसका असर भारत जैसे डेवलपिंग देशों पर भी पड़ता है। नौकरियां जाती हैं, निवेश घटते हैं और हर आम इंसान की जेब पर फर्क पड़ता है। और यही दिखाता है कि दुनिया का हर हिस्सा अब एक इनविजिबल थ्रेड से बंधा हुआ है। ग्लोबल ट्रेड ने कई देशों को गरीबी से निकालकर उन्हें शक्तिशाली बना दिया, जैसे साउथ कोरिया और सिंगापुर। लेकिन यह सिस्टम हमेशा फेयर नहीं होता। कई गरीब देश आज भी रॉ मटेरियल बेचते हैं, जबकि अमीर देश उससे प्रोडक्ट्स बनाकर उसे दुगने तिगुने दाम पर बेचते हैं। यहां पर पावर डायनामिक्स और इकोनॉमिक्स आपस में टकराते हैं। आज के समय में दुनिया की इकोनॉमी सिर्फ प्रोडक्ट्स और मनी से नहीं चलती। अब डेटा भी एक बड़ी करेंसी बन चुकी है। एक देश दूसरे देश को सिर्फ सामान नहीं बेचता, वो सर्विसेज, इंफॉर्मेशन और डिजिटल पावर भी ट्रांसफर करता है। और यही इस पूरे सिस्टम को और जटिल और दिलचस्प बनाता है। अब सोचिए, अगर आप ये सब समझ जाएं तो आप केवल कंज्यूमर नहीं रहेंगे, आप एक इन्फॉर्म्ड थिंकर बनेंगे। आप जान पाएंगे कि आपके डिसीजंस, आपकी पसंद और आपकी आदतें ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। क्योंकि जब आप लोकल खरीदते हैं तो आप अपने देश को सपोर्ट करते हैं। जब आप इंपोर्टेड चीजें खरीदते हैं तो आप ग्लोबल चेन को एक सिग्नल भेजते हैं। और जब आप सोच समझकर पैसे खर्च करते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए जिम्मेदार बनते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड की यह कहानी केवल सरकारों या कॉर्पोरेट जायंट्स की नहीं है, यह हमारी, आपकी, हम सब की कहानी है। क्योंकि इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में हर एक इंसान एक थ्रेड है। और जब हम सब समझदारी से जुड़ते हैं तभी दुनिया सच्चे अर्थों में ग्रो करती है। तो अगली बार जब आप कोई इंपोर्टेड चीज अपने हाथ में लें, एक बार उस इनविजिबल जर्नी को महसूस कीजिए और सोचिए, आप इस ग्लोबल गेम का हिस्सा हैं और यह खेल अब सिर्फ पैसों का नहीं, समझ और संवेदना का भी है। चैप्टर 5, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और रिसेशन के पीछे की साइंस। बचपन में जब भी दादी के साथ बाजार जाया करते थे तो अक्सर वो ये कहती थीं, पहले तो इतने में पूरा हफ्ते का राशन आ जाता था, अब तो बस 2-4 सामान ही मिलते हैं। ट्रिविया,
उस वक्त समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए समझ आया कि दादी जिन बातों की शिकायत करती थीं, वो कोई निजी अनुभव नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी आर्थिक सच्चाई थी, जिसे कहते हैं महंगाई या कहें इन्फ्लेशन। महंगाई एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही आम आदमी की जेब सिकुड़ जाती है और सपने थोड़े छोटे लगने लगते हैं। हर साल चीजों के दाम धीरे धीरे बढ़ते हैं। दूध, पेट्रोल, बिजली, पढ़ाई, इलाज, हर चीज महंगी हो जाती है और हम सोचते रह जाते हैं कि हमारी कमाई तो वही की वही है, लेकिन खर्चे आसमान छूने लगे हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह समझने की कोशिश की है कि महंगाई होती क्यों है? क्या सरकार जानबूझकर चीजों को महंगा करती है, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो दिखती तो नहीं लेकिन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नचाती हैं? जब किसी देश में लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है लेकिन बाजार में उतनी चीजें उपलब्ध नहीं होती, तो चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसे ही कहते हैं इन्फ्लेशन। सोचिए, एक गांव में हर कोई अमीर हो जाए और सबको एक एक कार चाहिए, बट प्रॉब्लम यह है कि वहां सिर्फ 2 कारें ही मौजूद हैं। अब जो सबसे ज्यादा कीमत देगा वही कार खरीदेगा और यहीं से कीमतों का खेल शुरू हो जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, इसका उल्टा भी होता है, डिफ्लेशन। जब चीजों की कीमतें लगातार गिरने लगती हैं तो वो भी उतना ही खतरनाक होता है। सुनने में तो अच्छा लगता है कि सब सस्ता हो गया, लेकिन हकीकत यह है कि इससे बाजार ठप पड़ने लगता है। लोग खर्च करना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि और सस्ता हो जाएगा। कंपनियां प्रॉफिट नहीं कमा पाती, नौकरियां कटने लगती हैं और एक डर का माहौल बन जाता है। और फिर आता है एक ऐसा दौर जब सब कुछ नीचे गिरने लगता है। नौकरियां, बिजनेस, सपने, उम्मीदें। ये होता है रिसेशन, एक ऐसा आर्थिक भूकंप जिसकी वजह से करोड़ों लोग अपनी जिंदगी की दिशा खो बैठते हैं। अमेरिका का 2008 का आर्थिक संकट याद कीजिए। जब बड़े बड़े बैंक डूब गए, लोग अपने घर गंवा बैठे और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। ऐसा नहीं है कि रिसेशन अचानक आता है, ये धीरे धीरे बढ़ती गलतियों, लालच और नासमझी का परिणाम होता है। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और रिसेशन, ये तीनों एक डांस की तरह हैं जो इकोनॉमी के मंच पर चलते रहते हैं, कभी तेज, कभी धीमा, कभी थिरकता हुआ तो कभी लड़खड़ाता हुआ। सरकारें, बैंक और कंपनियां इस डांस को संतुलित करने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक गलती, एक गलत नीति और पूरा सिस्टम हिल जाता है। सोचिए, अगर आपको यह समझ आ जाए कि इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है, तो आप सिर्फ एक दर्शक नहीं रहेंगे, बल्कि आप उस डांस के लय को समझकर अपने डिसीजंस बेहतर ले पाएंगे। आपको पता होगा कब इन्वेस्ट करना है, कब बचाना है और कब खुद को रोकना है। आज जो हम समझ रहे हैं वो सिर्फ एक किताब का हिस्सा नहीं है, ये आपकी और मेरी जिंदगी का वो सच है जिससे हम रोज जूझते हैं। इस किताब ने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं सिखाए, इसने हमें इकोनॉमिक्स की धड़कनों को महसूस करना सिखाया है। अब जब भी कोई कहे कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो आप सिर्फ सहमति में सिर नहीं हिलाएंगे, बल्कि आप उसके पीछे की साइंस समझ पाएंगे। और यही है असली ताकत। यही समझ हमें मजबूत बनाती है। एक इन्फॉर्म्ड नागरिक, एक समझदार इन्वेस्टर और एक जिम्मेदार सोच वाला इंसान। क्योंकि पैसा सिर्फ जेब में नहीं होता, वो दिमाग में होता है। और जो पैसे की साइकोलॉजी समझ गया, वो गेम जीत गया। चैप्टर 6, गवर्नमेंट और मनी का रिश्ता। आपने कभी सोचा है कि जब हम अपने जेब में पड़े नोट को देखते हैं, जिस पर सरकार की मुहर होती है, उस पर छपी हुई हस्ताक्षर होते हैं, तो असल में वो सरकार और पैसे के बीच एक गहरा रिश्ता दर्शाता है। ये रिश्ता सिर्फ कागज और स्याही का नहीं है, बल्कि उस भरोसे का है जो हम सब मिलकर एक सिस्टम पर करते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो नजर नहीं आता, पर जिसकी धड़कन हर सेकंड हमारी जिंदगी में महसूस होती है। मान लीजिए एक छोटा सा गांव है जहां हर कोई कुछ न कुछ बनाता है। कोई दूध देता है, कोई सब्जी उगाता है, तो कोई कपड़े सिलता है। सबका काम चल रहा है क्योंकि वो चीजों को आपस में बदल लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे गांव बड़ा होता है, लोगों की जरूरतें बढ़ती हैं और यहां जरूरत पड़ती है एक कॉमन मीडियम की, एक ऐसी चीज जिसकी सबको जरूरत हो और जिसे सब मान्यता दें। यही जन्म देता है पैसे को। लेकिन पैसा सिर्फ खुद से ताकतवर नहीं बन जाता, उसे ताकत देता है एक सिस्टम, एक अथॉरिटी, जिसे हम कहते हैं सरकार। गवर्नमेंट का रोल पैसे की दुनिया में किसी डायरेक्टर की तरह होता है। वो डिसाइड करती है कि किस तरह से करेंसी छापी जाएगी, कैसे उसे रेगुलेट किया जाएगा और लोगों के बीच उस पर भरोसा कैसे कायम रखा जाएगा। अगर सरकार पर लोगों का भरोसा है तो उस देश की इकोनॉमी मजबूत रहती है।
लेकिन अगर सरकार गलत फैसले ले, ज्यादा पैसा छाप दे या बजट में घाटा कर दे, तो वही पैसा जो कभी ताकत का प्रतीक था, अचानक बेइज्जती और गरीबी का कारण बन जाता है। 1930 के दशक में जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन का दौर आया। लोगों के पास पैसे की गड्डियां थीं, लेकिन वो पैसे इतनी तेजी से अपनी वैल्यू खो चुके थे कि रोटी खरीदने के लिए पूरा थैला लेकर जाना पड़ता था। उस दौर ने दुनिया को सिखाया कि पैसा छापना जितना आसान लगता है, उतना ही खतरनाक हो सकता है अगर उसके पीछे कोई मजबूत अर्थनीति, इकोनॉमिक पॉलिसी ना हो। सरकारें सिर्फ पैसा नहीं छापती, वो एक बड़े फाइनेंशियल ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट करती हैं। सेंट्रल बैंक, जैसे भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या अमेरिका का फेडरल रिजर्व, वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो सरकार के इशारे पर मॉनेटरी पॉलिसीज को लागू करते हैं। वो तय करते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे, लिक्विडिटी कितनी होनी चाहिए और कितनी करेंसी मार्केट में सर्कुलेट करनी है। हर बार जब सरकार किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है, जैसे सड़कें बनवाना, बिजली पहुंचाना या स्कूल खोलना, तो वो असल में फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल देती है। लेकिन वहीं अगर सरकार अपना खर्च कंट्रोल नहीं कर पाती या कर्ज पर कर्ज लेती जाती है, तो वो देश धीरे धीरे डेट ट्रैप में फंस जाता है। और इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाता है आम आदमी, जिसकी इनकम घट जाती है, नौकरी चली जाती है या फिर उसकी सेविंग्स की वैल्यू गिर जाती है। पैसा और सरकार का रिश्ता उस धागे की तरह है जो न दिखाई देता है, न सुना जा सकता है, पर अगर वो टूट जाए तो पूरा फाइनेंशियल फैब्रिक बिखर जाता है। एक जागरूक नागरिक बनना सिर्फ वोट डालना नहीं होता, ये जानना भी जरूरी होता है कि सरकार अपने डिसीजन से हमारी जिंदगी को आर्थिक रूप से कैसे प्रभावित कर रही है। आज जब हम करेंसी नोट को देखते हैं, उस पर लिखे भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत शब्द हमें याद दिलाते हैं कि पैसा सिर्फ एक सिंबल नहीं है, वो एक वादा है और उस वादे को निभाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उसे समझना और उस पर नजर रखना हमारी। आखिरकार पैसा छपता जरूर है मिंट में, लेकिन उसकी वैल्यू तय होती है लोगों के भरोसे से, और उस भरोसे का रक्षक है गवर्नमेंट। चैप्टर 7, क्रिप्टो करेंसी और फ्यूचर ऑफ मनी। पैसे की दुनिया सदा से बदलती रही है। कभी लोग गेहूं और नमक के बदले सामान खरीदते थे, फिर सोने चांदी के सिक्कों ने जगह ली और समय के साथ कागज के नोट और फिर डिजिटल ट्रांसफर ने उसे रिप्लेस कर दिया। लेकिन अब हम उस दौर की ओर बढ़ रहे हैं जहां पैसा न तो छपता है, न ही किसी बैंक की दीवारों में बंद होता है। अब एक नई क्रांति सामने आ रही है, क्रिप्टो करेंसी। जरा सोचिए, अगर आप किसी ऐसे पैसे का इस्तेमाल करें जिसे कोई सरकार नहीं छापती, जिसे कोई बैंक कंट्रोल नहीं करता और जिसकी कीमत इंटरनेट पर लोग तय करते हैं, क्या यह डरावना है या रोमांचक? शायद दोनों। यही तो है बिटकॉइन, इथेरियम और हजारों दूसरी क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया, जो अब सिर्फ टेक गीक्स की बात नहीं रही, बल्कि आज आम इंसान की क्यूरियोसिटी का हिस्सा बन चुकी है। कुछ साल पहले तक जब लोग बिटकॉइन का नाम सुनते थे तो हंसते थे, क्या है ये डिजिटल कॉइन, किस काम का? लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा दौर आया जब एक बिटकॉइन की कीमत लाखों रुपए से भी ऊपर पहुंच गई। जिसने पहले ही इसे खरीद लिया था वो करोड़पति बन गया, जिसने मौका खो दिया वो अफसोस करता रह गया। और इस तरह शुरू हुई मनी 2.0 की कहानी। इस बदलाव के पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि लोगों की सोच है। लोग अब किसी एक संस्था पर भरोसा करने के बजाय एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर यकीन करना चाहते हैं, जहां कोई मिडलमैन न हो, कोई बैंक न हो, बस आप हों और आपके डिजिटल पैसे। ब्लॉकचेन नाम की तकनीक ने इस सपने को हकीकत बना दिया। एक ऐसी तकनीक जो हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करती है, सिक्योर करती है और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ दुनिया भर में फैलाती है। लेकिन यह बदलाव इतना आसान नहीं था। हर नई चीज की तरह क्रिप्टो करेंसी को भी शक की नजरों से देखा गया। कई देशों ने इसे बैन किया, कई ने रेगुलेट किया और कई अब भी सोच रहे हैं कि इससे कैसे निपटा जाए। पर एक बात तो तय है, यह बदलाव अब रुकने वाला नहीं है। एक युवक की कहानी लीजिए। राहुल, जो एक छोटे शहर से था, लिमिटेड सैलरी में जिंदगी काट रहा था। एक दिन उसने इंटरनेट पर बिटकॉइन के बारे में पढ़ा, समझा और धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू किया। न उसे फाइनेंस की डिग्री थी, न कोई बड़ी नॉलेज, पर उसमें क्यूरियोसिटी थी, सीखने की लगन थी। और आज वो अपनी फैमिली के लिए वो सारे सपने पूरे कर रहा है जो पहले सिर्फ ख्वाब थे। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, ये एक मूवमेंट है।
एक सोच, एक भरोसा कि हम अपने पैसों के मालिक खुद बन सकते हैं। इसमें रिस्क है, पर उसी रिस्क में पॉसिबिलिटी भी है। ये दुनिया अब उस ओर बढ़ रही है जहां पैसा सिर्फ फिजिकल करेंसी नहीं रहेगा, बल्कि डिजिटल आइडेंटिटीज, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और टोकनाइज्ड एसेट्स का युग शुरू हो रहा है। कहते हैं, जिसने बदलाव को समय रहते समझ लिया, वही भविष्य को आकार देता है। क्रिप्टो करेंसी कोई चमत्कार नहीं, ये एक चेतावनी है कि वक्त बदल रहा है और हमें भी बदलना होगा। पैसा अब केवल जेब में नहीं, दिमाग और नेटवर्क में बसता है, और जो इस ट्रूथ को जल्दी समझेगा वही टुमारोज फाइनेंशियल लीडर बन सकता है। इसलिए अगर आप सिर्फ नोट गिनने की बजाय पैसे की अगली परतों को समझना चाहते हैं, तो इस डिजिटल रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए। सीखिए, समझिए और स्मार्ट बनिए, क्योंकि फ्यूचर ऑफ मनी अब फ्यूचरिस्टिक नहीं रहा, वो आज का सच बन चुका है। चैप्टर 8, पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ मैनेजमेंट की समझ। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, दो दोस्त थे, रवि और अमन। दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की, एक ही कंपनी में साथ नौकरी शुरू की और एक जैसा वेतन भी कमाते थे। 10 साल बाद एक दिन दोनों फिर से मिले। अमन के पास खुद का घर था, कार थी, उसका एक छोटा बिजनेस भी था और वह हर साल एक विदेशी ट्रिप पर जाता था। वहीं रवि अब भी ईएमआई में उलझा था, सेविंग ना के बराबर थी और हर महीने सैलरी के खत्म होने का इंतजार करता था। जब रवि ने अमन से पूछा, भाई तूने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर पाया? अमन मुस्कुराया और बोला, मैंने पैसे से दोस्ती की है, उसे समझा है, सिर्फ कमाया नहीं। यही है पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ मैनेजमेंट की असली ताकत। हम में से ज्यादातर लोग पैसा कमाना तो सीख जाते हैं, लेकिन उसे संभालना, बढ़ाना और सही दिशा में लगाना नहीं सीख पाते। हम सैलरी से बिल्स चुकाते हैं, ईएमआई भरते हैं और बचा हुआ थोड़ा बहुत खर्च कर देते हैं। पर क्या हम कभी ये सोचते हैं कि हम जो पैसा कमा रहे हैं उसका असली वैल्यू क्या है? क्या वो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा रहा है, या बस हमें एक साइकिल में फंसा रहा है जहां हम बस कमाते हैं और खर्च करते हैं? पर्सनल फाइनेंस सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये हमारी साइकोलॉजी, हमारी आदतों और हमारी प्रायोरिटीज की कहानी है। जब कोई टीनेजर अपना पहला पॉकेट मनी पाता है, तभी उसकी फाइनेंशियल जर्नी शुरू हो जाती है। वो पैसे को कैसे देखता है, क्या वो उसे उड़ाता है या बचाता है, यही उसकी फ्यूचर मनी माइंडसेट को शेप करता है। वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ अमीर लोगों की बात नहीं है। हर वो इंसान जो महीने की आमदनी से ज्यादा कुछ करना चाहता है, चाहे वो अपने बच्चों की पढ़ाई हो, घर खरीदना हो या रिटायरमेंट की प्लानिंग, उसे अपने पैसे को समझना होगा। ये समझना होगा कि हर छोटा निवेश भी एक बीज है जो समय के साथ बड़ा पेड़ बन सकता है। म्यूचुअल फंड्स, एसएप इंश्योरेंस, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब शब्द सुनने में जटिल लगते हैं, लेकिन अगर इन्हें समय रहते समझा जाए तो ये फाइनेंशियल आर्मर बन जाते हैं। आप ईएमआई के गुलाम नहीं रहते, आप चॉइसेस के मालिक बन जाते हैं। पैसा तब आपके लिए काम करता है, ना कि आप पैसे के लिए। एक और बात, हमें सिखाया जाता है कि ज्यादा कमाओ, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि स्मार्टली कमाओ और वाइजली बचाओ। एक व्यक्ति जिसने कम कमाई में भी डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग शुरू की है, वो लंबे समय में उस व्यक्ति से ज्यादा मजबूत बन सकता है जो करोड़ों कमाता है लेकिन उसे संभाल नहीं पाता। हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग एलआईसी को इन्वेस्टमेंट मानते हैं, क्रेडिट कार्ड को फ्री पैसा और सेविंग्स को बस बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा समझते हैं। लेकिन असली नॉलेज तब आती है जब आप अपने पैसे को एक सोल्जर की तरह डिप्लॉय करना सीखते हैं, ताकि वो आपके लिए लड़ सके, ग्रो कर सके और आपकी जिंदगी को सिक्योर बना सके। पर्सनल फाइनेंस आपको कंट्रोल देता है, आपके डिसीजंस पर, आपके फ्यूचर पर और आपकी ड्रीम्स पर। ये आपको मजबूर नहीं, मजबूत बनाता है। और जब वेल्थ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे इंप्लीमेंट करने लगते हैं, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है और इनर पीस बढ़ता है। रवि और अमन की कहानी हम सबकी कहानी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अमन ने समय रहते समझ लिया कि पैसा सिर्फ खर्चने की चीज नहीं, बल्कि समझने की चीज है। और रवि, उसने सोचा था कि जब कमाई बढ़ेगी तब सब बदल जाएगा। लेकिन असल गेम माइंडसेट का था, इनकम नहीं, इंटेलिजेंस की बात थी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, आप जिंदगी को सिर्फ जिए नहीं बल्कि संवारें, तो आज से ही अपने पर्सनल फाइनेंस को समझना शुरू करिए। क्योंकि जितनी जल्दी आप इसे समझेंगे, उतनी ही जल्दी आप उस आजादी की ओर बढ़ेंगे जिसका सपना हर इंसान देखता है, फाइनेंशियल फ्रीडम। अब सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है,
सवाल यह है कि आप उस पैसे के साथ क्या कर रहे हैं। और इसी सोच के साथ इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मिलकर सीखें, समझें और एक फाइनेंशियली एम्पावर्ड लाइफ की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।